हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का इतिहास कवर करेंगे। उसमें एक एक पॉइंट हम लेकर चलेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम केवल प्रागैतिहास काल को क्लियर करेंगे। तो ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये MPPSC 2020 के जो सिलेबस है उसके पॉइंट वाइज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। उसके एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको जो भी थ्योरी होगी उसके थ्योरी पार्ट को हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी पार्ट हमने क्लियर कर लिया तो उसके MCQ आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आप किसी गाइड से MCQ केवल कवर कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें भूलने लगती हैं, लेकिन अगर हमने एक बार थ्योरी को क्लियर कर लिया तो उससे चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो क्लास है MPPSC के साथ साथ में MPPV या फिर MP स्टेट के द्वारा जो भी परीक्षा होती है, कांस्टेबल परीक्षा हो, MPSI हो, उन सब पर्पज़ से ये हमारी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास का प्रागैतिहासिक काल। तो जिस प्रकार से भारत के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल या क्या बोले तो पाषाण काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हम 4 प्रमुख भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक में वर्ड किससे बना है? प्रागैतिहास से। तो प्रागैतिहास का मतलब क्या होता है? तो प्रागैतिहास क्या होता है? अत्यंत प्राचीन, अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए कोई ना तो पुस्तक हो और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हो। ठीक, मतलब ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ ना हो, वही कहलाता है क्या? प्रागैतिहास या प्राग इतिहास कहा जाता है। इस आरंभिक प्रागैतिहास काल को पाषाण काल भी कहा जा सकता है या जाता है। ताम्र पाषाण काल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो प्रागैतिहास क्या होता है? जिसका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध ना हो, क्या कहलाता है? प्रागैतिहास कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आदमगढ़ का। प्रमुख स्थल क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद के नर्मदा तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद के नर्मदा तट पर स्थित है। यह मध्यकाल, पाषाणकालीन और प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। शैलाश्रय व गुफा शैलचित्र भी यहाँ की मुख्य विशेषता है। 1964 ईस्वी में RB जोशी ने, ध्यान रखिएगा, RB जोशी ने कब? 1964 में आदमगढ़ शैलाश्रय में लगभग 25,000 लघु उपकरण प्राप्त किए थे। मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण भी कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ से ही मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, किस जगह से मिलते हैं? आदमगढ़ से मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? होशंगाबाद के नर्मदा तट पर स्थित है। क्लियर। चलिए दूसरा स्थल देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का, भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे इतिहास के पर्पज से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थल है। विंध्य पर्वतमालाओं के उत्तरी छोर से घिरा भीमबेटका भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यह रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिले में आता है। ठीक, यह लगभग 10 किलोमीटर लंबाई और 4 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। कौन सा? भीमबेटका। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित, और इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? भीमबेटका पड़ा था। तो दूसरा प्रागैतिहासिक काल का स्थल कौन सा है? भीमबेटका। किस पर्वतमाला में फैला हुआ है, स्थित है? विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर स्थित है। ठीक, और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका में ही है। ठीक, भीमबेटका शैलाश्रय तथा उनमें उपलब्ध शैल चित्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? जाता है पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर को। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में कि भीमबेटका शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की थी। कब की थी? 1957-1958 में की थी ये। ठीक, नहीं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने इस स्थल की खोज वर्ष 1957-58 में की थी। भीमबेटका की 500 से अधिक गुफाओं में लाखों साल पहले गुफावासियों के रोजमर्रा का जीवन दर्शाते शैलचित्र उपलब्ध हैं। भीमबेटका में आखेट, युद्ध, पशु पक्षी, धार्मिक और व्यक्ति चित्रों का अंकन भी है। तो भीमबेटका में क्या है? यहाँ पे चट्टानों पर क्या चित्र अंकित किए हुए हैं। अंकित चित्रों का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफा को विश्व धरोहर घोषित किया गया। क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया? तो किस वर्ष किया था? 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया था यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल या फिर गुफाओं को। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर, कायथा।
यह पुरातत्व स्थल उज्जैन जिले की तराना तहसील में काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कि कहाँ स्थित है? कायथा। कायथा कहाँ स्थित है? यह उज्जैन जिले की तराना तहसील में काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसे पहली ताम्र पाषाण बस्ती माना जाता है। पहली ताम्र पाषाण बस्ती कौन सी है? कायथा को माना जाता है। यह स्थान ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्ति का मुख्य स्थल है। यह वराह मिहिर की जन्मभूमि माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वराह मिहिर की जन्मभूमि किसे माना जाता है? उज्जैन के कायथा को ही माना जाता है। क्लियर? कहाँ पर है ये? तराना तहसील में है उज्जैन के। कायथा या कापिस्थ की खोज का श्रेय विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है। ठीक ना, अभी नाम आया था विष्णु श्रीधर वाकड़कर का। किसमें? उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। 1965-66 में श्री वाकड़कर के नेतृत्व में विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कायथा में उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया गया था। तो इन्हीं के नेतृत्व में, श्री वाकड़कर के नेतृत्व में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य भी प्रारंभ किया गया था। यहाँ लाल मृत भांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। मृत भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो यहाँ पर लाल मृत भांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। इस काल के लोग जिन भांडों का प्रयोग करते थे उन्हें मालवा भांड कहा जाता है। ठीक, मालवा भांड। तो कायथा क्या है? कायथा के बारे में बताया कि 1965 में श्री वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। इसे वराहमिहिर की जन्मभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर उत्खनन कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। ठीक, किसके नेतृत्व में? श्री वाकड़कर के ही नेतृत्व में। और मृत भांडों पर काले रंग के चित्र पाए गए और इन भांडों का प्रयोग कौन करते थे? इस काल के लोग करते थे, जिन्हें मालवा भांड भी कहा जाता है। अगला जो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ऐतिहासिक पर्पज से देखें तो, भारत के इतिहास के पर्पज से देखें या फिर मध्य प्रदेश के इतिहास के पर्पज से देखें तो सागर का एरण स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरण का मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जनरल कनिंघम ने सर्वप्रथम प्राचीन एरिकिड नगर की पहचान एरण से की। ठीक, तो इसकी खोज प्रयास किसने की? कनिंघम ने। एरण प्रदेश के सागर जिले में बेतवा की सहायक नदी बीना से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीना से घिरा हुआ है सहायक नदी। बेतवा की सहायक नदी बीना से घिरा हुआ जगह कौन सा है? एरण है। एक मत के अनुसार यहाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली रैरक या ईरण नामक घास के कारण इसका नाम क्या पड़ा? एरण पड़ा। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि एरण के सिक्कों पर नाग का चित्र है, अतः इस स्थान का नामकरण एराका नाग से हुआ है। किसका? एराका नाग से हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा एरण। एरण से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साथ प्रथम सती प्रथा का अभिलेख 510 प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो एरण जो है कहाँ पर है? सागर जिले में है। सागर जिले में एरण स्थित है। कहाँ पर, किस नदी से घिरा हुआ है यह? तो बेतवा की सहायक नदी बीना से घिरा हुआ है। क्लियर? एरण ये भारत के इतिहास में बोले या मानव सभ्यता के इतिहास में तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है एरण स्थल। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं नवदा टोली। नवदा टोली खरगोन जिले के महेश्वर में नवदा टोली स्थान से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह नर्मदा तट पर स्थित है और यह स्थान HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया था। तो नवदा टोली कहाँ है? यह खरगोन जिले के महेश्वर में नवदा टोली स्थान से ताम्र प्राचीनकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो यह महेश्वर में स्थित है। आंवरा जिला, यह स्थान मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? आंवरा कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के त्रिवेदी के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं आंवरा से। आंवरा कहाँ है? मंदसौर जिले में स्थित है। क्लियर? तो नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, किस जिले में? खरगोन जिले के महेश्वर में। क्लियर? याद रखिएगा, ये स्थल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांगवाला, यह ताम्र पाषाणकालीन बस्ती उज्जैन जिले में स्थित है। तो डांगवाला कहाँ स्थित है? उज्जैन जिले में स्थित है। यहाँ से 1800 ईसा पूर्व के मृत भांड भी मिले हैं। फिर आता है नागदा। नागदा भी कहाँ पर है? उज्जैन में ही। यह स्थान उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थान से ताम्र पाषाणकालीन प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एरण, भीमबेटका, ठीक, नवदा टोली, डांगवाला, नागदा, इनके अलावा खेड़ीनामा, बेसनगर, उज्जैन, महेश्वर, शाजापुर, इंदौर, पश्चिमी निवाड़, धार, जबलपुर, भिंड में 30 से अधिक ताम्र पाषाणिक बस्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी वो स्थल है जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? यही है, एरण है, नवदा टोली है, भीमबेटका है, डांगवाला है, नागदा है, एरण है। क्लियर? तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के जो
प्रमुख प्रागैतिहासिक कालीन बस्तियाँ थीं, प्रमुख प्रागैतिहासिक कालीन स्थल थे, इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हम लेकर आएंगे क्या, प्राचीन काल का इतिहास, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल का इतिहास। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो साथ में। ओके, थैंक यू।